Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग कुछ पुरानी चीजों को भी याद करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, जब उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो क्या होता था। तो वैसे ही कुछ कहानी हम लोग फिर से देखेंगे। इस बार देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल की कहानी। जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो क्या होता है उसके साथ। इसके अलावा हम लोग कुछ नई चीजें भी सीखेंगे, जैसे कि टैंजेंट लॉ, और we'll be dealing with डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। तो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से। देखिए, यहां पर अपने पास एक डाइपोल है ना। आप तो ऐसे समझ लीजिए कि एक कॉम्पस नीडल है ना। कॉम्पस नीडल आपने देखा होगा। कॉम्पस नीडल में बेसिकली क्या होता है, एक नीडल होता है जो कि बहुत लाइट वेट होता है और साथ ही साथ वो एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। तो उसका एक पोल जो है वो नॉर्थ पोल हो जाता है। लेटर से कि इस डायग्राम के हिसाब से ये नॉर्थ पोल है और इस डायग्राम के हिसाब से ये वाला पोल बन गया साउथ पोल। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि वो सेंट्रल पॉइंट से ना क्लैम्प्ड होता है, हिंज्ड होता है, सच दैट कि वो इस अपने प्लेन में मूव कर सकता है ना। मूव क्या, ऑसिलेट कर सकता है। बेसिकली इस पॉइंट के अबाउट वो क्या कर सकता है, इस तरीके से ऑसिलेट जरूर कर सकता है, लेकिन वो इस पॉइंट को छोड़ करके भाग नहीं सकता है ना। बेसिकली वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता, पर हाँ, इस पॉइंट के अबाउट वो क्या कर सकता है, अपने प्लेन में रोटेट जरूर कर सकता है। ठीक है। तो आप देखिए यहां पर कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से शो करी गई है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके की है, तो नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी तरीके से फोर्स लगाती है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स लगाती है प्लस क्यू चार्ज पर। तो आप देखिए कि जो नॉर्थ पोल है उस पर इस तरीके से फोर्स लगेगा और जो साउथ पोल है उस पर भी फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहां पर अगर इसे मैं प्लस एम कह रहा हूं तो ये माइनस एम हो जाएगा, है ना। पोल स्ट्रेंथ की अगर बात करूं तो वो तो दोनों का सेम है, बस साइन का फर्क है। तो अगर एक पर मैं फोर्स दिखा रहा हूं स्मॉल एम इंटू बी, तो दूसरे पर भी फोर्स का मैग्नीट्यूड में स्मॉल एम इंटू बी ही दिखाऊंगा। बस क्या होगा, डायरेक्शन में फर्क आएगा। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर एक डाइपोल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो नेट फोर्स उस पर कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है, क्योंकि एम बी ऊपर एम बी नीचे। लेकिन आप देखिए कि अगर सेंट्रल पॉइंट के अबाउट हम लोग देखें तो इसके पास रोटेट करने की टेंडेंसी है ना। रोटेट करके इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये रोटेट करवाना चाह रहा है इसे। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो दूसरा पिक्चर है उस ओरिएंटेशन में लाने की कोशिश कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए बेसिकली चाह क्या रहा है, वो ये चाह रहा है कि जो मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाए। मतलब कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वो सेम हो जाए एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा कि नेट फोर्स तो डाइपोल पर जीरो लग रहा है, लेकिन नेट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है। लेकिन कब, जब ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो फुली अलाइंड नहीं है किसके साथ, जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ। क्योंकि जो दूसरा डायग्राम है उसमें देखिए यहां पर मेंशन्ड भी है नो टॉर्क, है ना। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि टॉर्क लगेगा ही लगेगा। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है तो टॉर्क लगेगा ही नहीं। ठीक है। और नेट फोर्स तो खैर लगने का सवाल भी नहीं उठता है। तो वही यहां पर लिखा है, when the compass needle is not aligned with the magnetic field, जो लेफ्ट डायग्राम में शो हो रहा है, the oppositely directed forces on the needle produce a pair of torques, और इन pair of torques को हम लोग कपल भी कहते हैं, that twist the needle into alignment, है ना। ये जो कपल है वो चाहता क्या है कि ये जो हमारा कॉम्पस नीडल है वो अलाइन हो जाए। क्लियर है ये बात। तो बच्चों, हम लोग कुछ सिमिलैरिटीज यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको याद होगा टाउ वेक्टर बराबर क्या होता था, वो होता था पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, है ना। यहां पर ई वेक्टर क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये पी वेक्टर क्या था, उस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिस पर हम लोग टॉर्क फील करवा रहे थे, है ना। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है कि अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल हो तो टाउ वेक्टर जो वो फील करेगा वो कितना है, वो हो जाता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां पर एम वेक्टर क्या होता है, वो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी वेक्टर क्या होता है,
वो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस पर टॉर्क लगा रही होती है। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, वो था माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। उसी तरीके से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी सेम आ जाता है, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। पी के बजाय एम आ जाएगा और ई के बजाय बी आ जाएगा। साथ ही साथ आपको याद होगा एंगुलर एसएचएम, है ना। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम लोग थोड़ा सा डाइपोल को क्या करते थे, उसको डिस्टर्ब करते थे, तो वो एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता था, जिसका टाइम पीरियड कितना होता था, वो होता था 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई बाय पी इंटू ई। यहां पर आई होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट डाइपोल। उसी तरीके से यहां पर क्या होता है, टाइम पीरियड इस बार कितना आ जाता है, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई अपॉन एम इंटू बी। आप समझ पा रहे हो कि हर जगह क्या हुआ है, P के बदले M आ गया है और E के बदले B आ गया है, ठीक है। चलिए बच्चों, एक बहुत आसान सा सवाल करते हैं हम लोग, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी रिवाइज हो जाएगा। सवाल है, अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 into 10 to the power 4 joule per Tesla is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal magnetic field B equal to 4 into 10 to the power minus 5 Tesla exists in the space. Find the work done in rotating the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction 60 degree from the field. तो देखिए बच्चों, अपने से बेसिकली क्या बोला गया है, अपने को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा गया है ना, जो इसे घुमाएगा। कैसे? शुरुआत में दिया हुआ है कि ये जो मैग्नेट है वो कैसा था, इट वॉज एक्चुअली अलाइंड विद द फील्ड, है ना, वही लिखा है डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। तो खुद से तो वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहेगा, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट की मदद लेनी होगी जो इसे घुमाए, है ना। और कितने एंगल पे ले जाएगा वो इसे, 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारे को पता है कि वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, लेकिन कब, जब डेल्टा के ई क्या हो, 0 हो। और यहां पर वही तो दिया हुआ है कि हमें मैग्नेट को स्लोली ले जाना है, मतलब कि कोई स्पीड नहीं प्रोवाइड करनी है, मतलब ऑब्वियस है कि डेल्टा के ई भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है ये बात। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता था डेल्टा पी, और उसी का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। इनफैक्ट आपको याद होगा कि U बराबर क्या होता था, वहां होता था माइनस पी डॉट टी, तो यहां पर हो जाएगा माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। और यहां पर आपको याद होगा कि हम लोग रेफरेंस क्या लेते थे, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, यही हमारा होता था रेफरेंस। ये तो मैं एक आपको एक्स्ट्रा चीज याद दिला दे रहा हूं, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बेसिकली हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्लियर है। तो U फाइनल में क्या बोल दूंगा, U फाइनल में बोल दूंगा माइनस ऑफ M डॉट B, है ना। और यहां पर मैं बोल देता हूं कि ये फाइनल वाला केस है, माइनस ऑफ क्या लिख दूं यहां पर, माइनस M वेक्टर डॉट B वेक्टर, और ये कौन सा, ये इनिशियल। क्लियर है ये बात। तो आप देखिए यहां पर कि शुरुआत में क्या था, शुरुआत में cos थीटा विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा शुरुआत में 0 था, है ना। और फाइनली थीटा क्या हो गया, फाइनली थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। क्लियर है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ m इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस m इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो हमारे पास आ जाएगा m इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस हाफ। क्लियर है ये बात। तो यहां से अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू एम बी अपॉन 2, है ना। तो इतना वर्क डन जब करेगा एक्सटर्नल एजेंट, तब क्या होगा, तब वो फुली अलाइंड पोजीशन से वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल बनाएगा, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और ये जो वर्क डन है ना, ये कहां पर दिखाई देगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड एज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी होगी, बढ़ गई होगी। ठीक है। तो बच्चों यही हुआ सवाल में, शुरुआत में ये फुली अलाइंड था, और इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी मिनिमम, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी जब आप उसे इस तरीके से क्या करेंगे, 60 डिग्री से एंगल बनवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना। इस समय क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो तो कुछ ऐसा है ना, क्योंकि ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो पोल है ये साउथ पोल है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो कितना एंगल बनाने लगा फील्ड के साथ, इट हैज नाउ स्टार्टेड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। क्लियर है ये बात।
चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है टैंजेंट लॉ ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड्स। बेसिकली बच्चों क्या होता है कि अगर मैं एक कोई मैग्नेटिक कॉम्पस नीडल को देखो, है ना, बेसिकली मैग्नेटिक कॉम्पस जो है उसको अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखूं, फॉर एग्जांपल टेबल पर रख दूं, है ना, मान लीजिए मैंने उसे टेबल पर रख दिया, तो क्या होता है कि बेसिकली ना हम लोग घिरे हुए हैं बच्चों अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। हर जगह जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन जो है उसको दो कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के अलोंग और एक हो जाएगा वर्टिकल के अलोंग। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना उसको हम लोग जनरली BH से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब आपने उस कॉम्पस को, है ना, उस मैग्नेटिक कॉम्पस को अगर आपने हॉरिजॉन्टल टेबल पर रख दिया तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उसे क्लैंप करके रखते हैं ना। उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो एक्चुअली पाइवोटेड होता है, तो बेसिकली वो घूम सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि वो फील्ड तो दोनों फील्ड करता है, BH और BV, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों को ही फील करता है, लेकिन वो डिफ्लेक्ट जो है किसकी वजह से हो पाता है, सिर्फ BH की वजह से। जैसे कि मान लीजिए बच्चों ये हमारा मैग्नेटिक कॉम्पस है और ये नीडल है ना, तो इस जगह पर मान लीजिए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लीजिए ऐसा होगा, तो ये कॉम्पस नीडल जो है ना वो इसी डायरेक्शन के अलोंग अलाइन हो जाएगी। ऑल्दो वो BV भी फील कर रही है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है ना, यहाँ पर हम लोग इसे पकड़ करके रखें एक तरीके से, जिससे कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हिल पाता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि व्हेन अ मैग्नेटिक कॉम्पस नीडल इज प्लेस्ड इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होता है, इट स्टेज अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH ऑफ द फील्ड। क्लियर है ये बात। अब मान लीजिए हम लोग क्या करें, हम लोग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराएं और वो भी कैसा, हॉरिजॉन्टल, सच दैट कि वो क्या हो, इस BH के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए बच्चों अब जो नेट फील्ड वो फील करेगा वो तो ये होगी, है ना, B नेट इसे कह सकते हैं हम लोग। तो BH ये रहा, B एक्सटर्नल ये रहा, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो उसके लिए ये रहेगी। और ये पूरा का पूरा जो सारा का खेल हो रहा है वो सारा खेल जो है वो हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना। तो ये जो B नेट है ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अब ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या रहेगा, अलाइंड रहेगा। क्लियर है ये बात। तो बेसिकली जो कॉम्पस नीडल होता है ना उसको तो बस ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फील्ड किस डायरेक्शन में है ना, और वो भी अब जब आपने उस कॉम्पस नीडल को हॉरिजॉन्टली रखा है ना, अगर इस तरीके से एक टेबल पर रखा है, मैं तब के बारे में बात कर रहा हूं। तो वो देखेगा कि जिस भी डायरेक्शन में नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसी के अलॉन्ग वो क्या करेगा, अपने आप को अलाइन करना चाहता है। तो बच्चों अगर मैं BH से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को दिखा रहा हूं, B से मैं दिखा रहा हूं कि वो जो एक्सटर्नल फील्ड मैंने क्रिएट करी वो ऐसी है, सच दैट कि B और BH में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड BR, है ना। और लेटर से कि वो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, BH के साथ, मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। तो यहां पर हम लोग बड़े आराम से सिंपल कैलकुलेशन करके क्या लिख सकते हैं, BR विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, क्या लिख दें यहां पर, B स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग और क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B अपॉन BH। क्लियर है ये बात। तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि द नीडल कैन स्टे इन अ पोजीशन पैरेलल टू द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फील्ड जो कि क्या है, BR है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, B इज इक्वल टू BH tan ऑफ थीटा, है ना। और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है tangent लॉ ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड्स। सो B इज इक्वल टू BH tan थीटा, है ना। दिस इज नोन एज द tangent लॉ ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड्स। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। बच्चों डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर एक बहुत सिंपल अपैरेटस है। यहां पर क्या होता है कि आपको दिख रहा होगा कि बीच में एक मैग्नेटिक कॉम्पस है ना। तो ये जो मैग्नेटिक कॉम्पस है एक वुडन बॉक्स में रखा रहता है, ठीक है। और लेफ्ट और राइट में बेसिकली वुडन आर्म्स है
जिनके ऊपर वुडन रूलर है ना, वुडन स्केल्स जो है चिपके रहते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ऐसा क्यों होता है, स्केल की जरूरत क्यों होती है? ताकि हम लोग क्या करते हैं, यहां पर परमानेंट मैग्नेट को प्लेस करते हैं इन आर्म्स पर, जिसकी वजह से जहां पर भी हम लोग रखते हैं ना, तो वहां से दूरी हमें पता चल जाती है उस परमानेंट मैग्नेट की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक कॉम्पस। ठीक है, तो स्केल का तो पर्पस आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो कॉम्पस नीडल है ना, वहां पर आप देखिए कि एक ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल भी है, जिससे कि हम लोग एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों वही देखिए यहां लिखा है, अ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल कॉम्पस नीडल pivoted at the center of a graduated circular scale, है ना, यहाँ पर ग्रेजुएशंस होते हैं ताकि हम लोग जो डिफ्लेक्शन है उसको मेजर कर सके। ठीक है, these are enclosed in a cylindrical box known as the magnetometer box. The magnetometer box is kept in a wooden frame having two long arms. तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि मैं शॉप में गया था, वहां पर ये मैग्नेटोमीटर का सेटअप परचेज करने के लिए। तो वहां पर भी इस तरीके से ही था, मेरे को बेसिकली दिखाया गया था एक ऐसा फ्रेम, वुडन फ्रेम, जिसमें इधर लेफ्ट साइड में बड़ा सा वुडन आर्म था, राइट साइड में भी बड़ा सा वुडन आर्म था, दोनों के ऊपर वुडन स्केल चिपके हुए थे और बीच में जगह खाली था। तो उस खाली जगह में क्या करना था कि एक मैग्नेटिक कॉम्पस खरीद करके उसके ऊपर प्लेस करना था, वहां पर फिक्स करना था। तो वही यहां लिखा है कि द मैग्नेटोमीटर बॉक्स इज केप्ट इन अ वुडन फ्रेम हैविंग टू लॉन्ग आर्म्स. Meter scales are fitted on the two arms. The reading of a scale at any point directly gives the distance of that point from the center of the compass needle. अब बच्चों इस मैग्नेटोमीटर का पर्पस क्या होता है? तो बेसिकली हम लोग कोई भी परमानेंट मैग्नेट अगर ले ले, है ना, कोई भी परमानेंट मैग्नेट अगर ले ले और उसको यहां पर प्लेस कर दे, तो हम लोग दो अलग अलग तरीके होते हैं जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसकी मदद से हम लोगों को कैपिटल M अपॉन BH ये रेशियो मिल जाता है। कैपिटल M क्या है? उस परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और BH क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट दैट पॉइंट। तो हम लोगों को बेसिकली M अपॉन BH मिल जाता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम लोग दो अलग अलग परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको यूज करने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला कहलाता है tan A सेटिंग। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इस समय ये जो मैग्नेटिक कॉम्पस है ना, उसकी जो नीडल है वो बिल्कुल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड है। ठीक है, अब मेरे पास है एक बार मैग्नेट, है ना, ये जो बार मैग्नेट है मेरे पास। अब मैं उसकी मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस बार मैग्नेट के, है ना, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ साउथ को देखिए किस तरीके से प्लेस कर रहा हूं, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, अभी देखिए डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है ना, डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डिफ्लेक्शन है ओवरऑल आप देखिए वो बहुत ज्यादा नहीं आया है ना। लेकिन अब देखिए क्या होगा, जैसे जैसे मैं इसे और ज्यादा पास लाऊंगा, है ना, आपको ये तो फील हो रहा होगा कि इस मैग्नेट के लिए ये जो सेंट्रल पॉइंट है ऑफ द कॉम्पस वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज एन एक्सियल पॉइंट, राइट। तो अब धीरे धीरे मैं इसको इसके पास लाऊंगा, तो आप देखिए कि डिफ्लेक्शन में कैसा चेंज आ रहा है। आप देख पा रहे हो कि डिफ्लेक्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है ना, ये देखिए डिफ्लेक्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें साफ पता है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो होती है साउथ से नॉर्थ, तो उसकी वजह से यहाँ पर फील्ड क्रिएट हो रही है किस डायरेक्शन में, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है जैसे जैसे ये जो मैग्नेट है वो पास आता जा रहा है ना, और बहुत पास ले आएंगे तब देखिए इसका इफेक्ट जो है और बढ़ जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है tan A सेटिंग। उसमें देखिए क्या होता है, इसमें हम लोग मैग्नेट को कुछ इस तरीके से रख देते हैं, है ना, आर्म्स के ऊपर कुछ इस तरीके से रखते हैं सच दैट की जो मैग्नेट की एक्सिस होती है ना, उसके अलोंग क्या आ जाता है, उसके अलोंग ये जो आर्म्स है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेंट्रल पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ द कॉम्पस नीडल है, वो बेसिकली इस मैग्नेट के लिए कैसा पॉइंट बन जाता है, ये बन जाता है एक्सियल पॉइंट।
और हम लोग जानते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे कि यहां पर हमारे को दिख रहा है कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, साउथ से नॉर्थ। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में होता है ना नेगेटिव से पॉजिटिव, से ही यहां पर होता है साउथ से नॉर्थ। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि पहले है ना, पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहां पर कौन सी थी, वो थी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो कुछ ऐसा था, ठीक है, पहले कुछ इस तरीके का था। अब क्या हो गया, अब एक एक्सटर्नल फील्ड और आ गई बिकॉज ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट, जो कि कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे को समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा आएगा। तो इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो कॉम्पस नीडल है ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में अलाइंड है ना। और अगर मैं इसे BH कह रहा हूं ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले मान लीजिए ऐसा था, है ना, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में ही होगा वो। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये B हो गया है ना। ये B क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि BH और जो रिजल्टेंट है ना, इसको मैं BR कह देता हूं, B रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में लेटर से कि कुछ एंगल अब थीटा बन रहा है ना। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, B अपॉन BH के बराबर। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, B इज इक्वल टू BH tan ऑफ थीटा। क्लियर है बात। इसके अलावा बच्चों आपको B की वैल्यू मालूम है ना, B की वैल्यू हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में अगर कोई एक्सिस पर पॉइंट हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाता था, 2kp अपॉन r3। तो यहां पर भी हम लोग वैसा ही रिजेम्बलेंस देख सकते हैं, 2 टाइम्स k के बदले आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 p के बदले आ जाएगा m अपॉन r, यहां पर कितना d दे रखा है ना, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे d क्यूब। तो b की वैल्यू आ गई 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 d क्यूब। क्लियर है बात। तो यहां से देखिए अपने पास b अपॉन m है ना, ये आ जाएगा। क्लियर है, b अपॉन m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से ये आ जाएगी 2 म्यू नॉट अपॉन 4 d की पावर 3। और आपको याद होगा बच्चों कि हम लोग निकालना क्या चाहते हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं m अपॉन BH। तो बच्चों यहां से m अपॉन BH है ना, ये कितना आ जाएगा, आइए सोचते हैं। m अपॉन BH जो है वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, B को सबसे पहले लिख सकते हैं BH tan थीटा। तो BH tan थीटा अपॉन m की वैल्यू आ जा रही है ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 d क्यूब। तो यहां से देखिए m अपॉन BH ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 d क्यूब tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। क्लियर है बात। तो ये कुछ याद नहीं रखना है, रटना नहीं है आपको, बस आपको ये देखना है कि कैसे मैंने रिजेम्बलेंस ड्रॉ करवा करके B की वैल्यू निकाली है ना। उसके बाद तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या प्रोसीजर है। ऑलराइट। तो बच्चों आप एक और चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे आप B को बढ़ा रहे हैं ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नीडल, आप इसको जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो B आ रहा है उसका इफेक्ट क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। तो जो नीडल है उसका जो डिफ्लेक्शन है थीटा, वो भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब आप परमानेंट मैग्नेट को बहुत दूर ले जाएंगे तब तो उसे सिर्फ और सिर्फ BH फील होगा। क्लियर है ये बात। और जैसे जैसे पास लाएंगे आप इस कॉम्पस नीडल के, वैसे वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। चलिए बच्चों, तो आई होप कि tan A सेटिंग की वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। अब हम लोग बात करते हैं tan B सेटिंग की, जिसमें ये जो मैग्नेट है ना उसके लिए जो सेंट्रल पॉइंट है वो बिहेव कर रहा है एज एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ है ना। तो कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या क्रिएट होगी, इस सेंट्रल पॉइंट पर है ना, जो नीडल का जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पर फील्ड क्रिएट होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो पहले आप समझ पा रहे हैं कि BH कैसा था, BH जो था वो था साउथ से नॉर्थ की तरफ।
अब एक एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट हो गई जिसको हम लोग कह रहे हैं बी, है ना, ये था बी एच और ये था बी। तो अब जो रिजल्टेंट फील्ड आई है ना, उसके अलोंग बेसिकली इस कॉम्पस नीडल को क्या करना होगा, अलाइन होकर के रहना पड़ेगा। तो लेटर से कि ये एंगल थीटा है, तो फिर से हम लोग क्या कह सकते हैं, बी इज इक्वल टू बी एच टैन ऑफ थीटा। कैसे आया ये, तो टैन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन बी एच, तो यहां से आ गया। और साथ ही साथ हम लोग यहां पर ये भी देख पा रहे हैं कि इस बार बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप याद करिए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू आती थी केपी अपॉन आर क्यूब। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा के के बदले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी के बदले आ जाएगा एम अपॉन आर के बदले आ जाएगा डी, तो डी क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि b की वैल्यू अगर मैं बी एच टैन थीटा भर दूं तो b इज इक्वल टू बी एच टैन थीटा, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन डी क्यूब, है ना। तो यहां से देखिए m अपॉन बी एच, ये कितना आ जाएगा, m अपॉन बी एच आ जाएगा 4 पाई डी क्यूब टैन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड कर दें इसे, म्यू नॉट से, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा m अपॉन बी एच। तो चलिए बच्चों, टैन बी सेटिंग के लिए भी मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग टैन ए सेटिंग को देख लेने के बाद टैन बी सेटिंग को एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक कॉम्पस है ना, और नीडल जो है इस समय किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। और मैंने इस कॉम्पस को भी इस तरीके से रोटेट करके रख दिया है कि ये नॉर्थ और साउथ, है ना, यहाँ पर आ रहे हैं नीडल के एंड्स पर। तो अब देखिए मेरे पास जो बार मैग्नेट है उसको मैं देखिए किस तरीके से प्लेस करने वाला हूँ। मैं इस तरीके से इस बार मैग्नेट को रखूंगा सच दैट कि उसके लिए, है ना, उसके लिए ये जो सेंट्रल पॉइंट है इस डाइपोल का, वो क्या बन जाएगा, एक इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा। आइए देखिए कैसे, मैंने इस तरीके से यहां पर इसे रखा है ना। तो अब देखिए यहां पर हलचल चालू हो गई है। आप ये देख पा रहे हो कि ये जो बार मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ। तो इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड क्रिएट होगी वो होगी किस डायरेक्शन में, इस वाले डायग्राम को देखें, अगर इस कॉम्पस को देखें तो वेस्ट से ईस्ट, है ना, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड आनी चाहिए। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो नीडल है ये थोड़ा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पर आएगा। आप देखिए मैं इफेक्ट ऑफ द परमानेंट मैग्नेट को थोड़ा बढ़ा रहा हूं, पास ला रहा हूं मैं। देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप देख पा रहे हो कि एंगल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। ये एंगल आप देख पा रहे होंगे, मैं बहुत स्लोली मूव कर रहा हूं इसीलिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। यहाँ पर देखिए एंगल लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा था, इसकी वजह से फील्ड ऐसी आ रही है। तो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन में ये देखिए अलाइन हो रहा है। ऑलराइट, तो जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस को कम कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो थीटा है ना, जो एंगल है वो बेसिकली क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो चलिए बच्चों, अब दो मेथड के बारे में समझते हैं। हम लोगों ने टैन ए और टैन बी सेटिंग देख लिया। उन दोनों सेटिंग की मदद से हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने निकाला था m अपॉन बी एच, है ना। तो अब देखिए कि अगर मेरे पास m अपॉन बी एच है, ठीक है, और दो अलग अलग केसेस मैंने लिए, एक बार मेरे पास m1 अपॉन बी एच आया और एक बार मेरे पास m2 अपॉन बी एच आया। अब मैं उन दोनों केसेस को मान लीजिए डिवाइड कर दूं, मतलब कि m1 अपॉन बी एच डिवाइडेड बाय m2 अपॉन बी एच। तो सेम जगह पर बी एच तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये बेसिकली कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो अब याद करिए कि m अपॉन बी एच, है ना, इसकी वैल्यू क्या थी। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि टैन ए सेटिंग में, है ना, ये था टैन ए सेटिंग। तो टैन ए सेटिंग में m अपॉन बी एच क्या रहा था, 4 पाई डी क्यूब टैन थीटा अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या करा था, सेम पोजीशन पर रखा है। तो सेम पोजीशन पर अगर रखा है तो d सेम आ गया, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली हमारे को दिख रहा है कि अगर मैं m अपॉन बी एच देखूं तो वो सम कांस्टेंट टाइम्स टैन थीटा आ रहा है। और सिर्फ इसी केस में नहीं, इवन टैन बी सेटिंग की आप बात करिए, टैन बी सेटिंग में अगर हम लोग देखें तो इस केस में भी आप देखिए यहाँ पर कि 4 पाई डी क्यूब अपॉन म्यू नॉट, ये तो एक कांस्टेंट हो गया क्योंकि d हम लोगों ने सेम रखा। तो दोनों ही केसेस में m अपॉन बी एच क्या आ रहा है, सम कांस्टेंट टाइम्स
tan थीटा। तो इसीलिए बच्चों इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेटिंग, चाहे वो tan A हो चाहे tan B हो, m1 अपॉन m2 जो है ना, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा tan ऑफ थीटा 1 अपॉन tan ऑफ थीटा 2। तो बेसिकली हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1 अपॉन tan ऑफ थीटा 2। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से हम लोग दो अलग अलग मैग्नेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों एक और मेथड होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं नल मेथड, है ना। नल मेथड नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें बेसिकली नल डिफ्लेक्शन होने वाला है। तो हम लोग करते क्या है, वी टेक टू मैग्नेट्स और साइमल्टेनियसली उनको क्या करते हैं, मैग्नेटोमीटर के लेफ्ट और राइट आर्म में रखते हैं। एक को मान लीजिए हम लोगों ने रखा D1 डिस्टेंस पर, एक को रखा D2 डिस्टेंस पर, सच दैट कि अब जो है कोई भी डिफ्लेक्शन नेट शो नहीं हो रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब आप समझिए कि दोनों परमानेंट मैग्नेट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट, जिसकी वजह से जो मैग्नेट है, जो कॉम्पस नीडल है ना, उसको कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड फील नहीं हो रही होगी, उसको सिर्फ ऐसा लग रहा होगा कि वहां पर क्या है, BH है। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा कि पहले मैग्नेटिक कॉम्पस की जो नीडल है वो BH के अलॉन्ग अलाइंड थी। अब B1 और B2 दो फील्ड आ गए साइमल्टेनियसली, लेकिन दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से कॉम्पस नीडल कोई भी नेट डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। ठीक है। और साथ ही बच्चों इस केस में अगर हम लोग देखें कि अगर सिर्फ B1 और BH होता तो ये वाला एंगल हो जाता लेटर से थीटा 1, अगर सिर्फ B2 और BH होता तो लेटर से ये एंगल हो जाता थीटा 2, है ना। और चूंकि हमारे को ये समझ में आ रहा है कि B1 और B2 बराबर हैं, तो इसीलिए थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑलराइट। तो बच्चों इस केस में क्या हो रहा है कि बेसिकली थीटा 1 थीटा 2 के बराबर होने से m1 अपॉन m2 जो है वो आ जा रहा है d1 अपॉन d2 की पावर 3, और d1 और d2 तो मेजरेबल है क्योंकि दोनों तरफ स्केल लगे हुए हैं, तो आराम से हम लोग m1 अपॉन m2 यहाँ पर निकाल सकते हैं। ऑलराइट। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट मैग्नेटोमीटर के टाइप पर, जो कि है वाइब्रेशन, या फिर इसका एक और नाम है ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बार मैग्नेट को बेसिकली हम लोग हैंग करके रखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, है ना, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो। तो ये जो है हैंग कर रहा होता है इस थ्रेड की वजह से, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको हल्का सा डिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, ये ऑसिलेट करना चालू कर देता है। अब जब ये ऑसिलेट करना चालू कर देता है तो लगभग 20 ऑसिलेशन तक हम लोग इसे देखते हैं और टाइम नोट कर लेते हैं। तो टाइम नोट करने के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज लेने पर टाइम पीरियड। ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारे को पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ I अपॉन m इंटू बी। लेकिन यहां पर चूंकि हम लोग हॉरिजॉन्टली इस बार मैग्नेट को रखते हैं, तो ये जो B है वो बेसिकली बन जाता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। ठीक है। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ गया, टाइम पीरियड, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। I जो है, I कितना हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा लेट अस से स्मॉल m मास ऑफ द मैग्नेट है, और मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12, है ना। अगर इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, स्मॉल m जो कि मास है मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12। यहां पर a और b क्या है, a जो है वो लेंथ है, b जो है वो विड्थ है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि अपने पास यहां से बेसिकली m इंटू BH ये टर्म आ गया। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने पिछला मैग्नेटोमीटर देखा था, है ना, तो जो हम लोगों ने पिछला डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर देखा था उसमें हम लोगों ने m अपॉन BH निकाला था। यहां पर हम लोग m इंटू BH निकाल रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि इस क्वांटिटी से भी तो हम लोग दो मैग्नेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट दो अलग अलग मैग्नेट्स के लिए परफॉर्म करूं सेम जगह पर, तो मेरे पास m1 इंटू BH आ जाएगा और m2 इंटू BH आ जाएगा। अब अगर दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, m1 अपॉन m2। तो बेसिकली यही वो थ्योरी है जिसके हिसाब से हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, हम लोग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के ऊपर सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट डिवाइस पर, जिसका नाम है टैंजेंट गैल्वेनोमीटर। बेसिकली ये एक गैल्वेनोमीटर है जो कि बेस्ड है टैंजेंट लॉ ऑफ टू क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो बेसिकली हमारे को पता है कि जब दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं और उनमें से एक होता है BH, है ना, जो कि अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है,
तो उस केस में बी बराबर क्या आ जाता था, बी एच टैन ऑफ थीटा, जहां पर थीटा क्या था, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और बी एच के बीच का एंगल। तो यहां पर बेसिकली चूंकि ये गैल्वेनोमीटर है ना, मतलब कि ये करंट इसको हम लोग सप्लाई कराते हैं, और करंट यहां पर जो आपको सर्कल सी दिख रहा है ना, तो ये बेसिकली कॉइल होता है जिसमें करंट घूमता है। तो आपको पता है कि अगर एक सर्कुलर कॉइल में करंट घूम रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कैसी आती है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम लोग B की वैल्यू क्या बोल देंगे, B की वैल्यू हम लोग बोल देंगे म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2 टाइम्स आर। यहां पर n क्या है, यहां पर जो नंबर ऑफ लूप्स हैं उनको यहां पर n कहा गया है, ठीक है। और हमारे को पता है कि अगर मान लीजिए कि ये कॉइल है और उसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनटू द स्क्रीन, जो कि हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल से बता सकते हैं। तो बच्चों आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि ये जो C है ना, ये जो कॉइल है, ये बेसिकली वर्टिकल रहती है ना, इसको हम लोग बिल्कुल वर्टिकल रखते हैं। और जो हमारा जो कॉम्पस है वो बेसिकली रहता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और शुरुआत में जो नीडल है वो नॉर्थ और साउथ है ना, कॉम्पस के नॉर्थ और साउथ से भी अलाइंड रहती है, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद क्या मेजर करते हैं कि जब करंट दौड़ रही है इसके अंदर, तब अब वो कितना डिफ्लेक्शन शो कर रही है, विच इज थीटा। तो यहां से देखिए बच्चों, अपने पास जो करंट की वैल्यू है ना, वो कितनी आ जाएगी, बी को मैं बी एच टैन थीटा लिख दूंगा, तो ये बेसिकली बन जाएगा 2r बी एच टैन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एन। तो बच्चों आपको ये भी यहां पर दिख रहा होगा कि जो आई है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, वो प्रोपोर्शनल आ रहा है टैन थीटा के। तो जो बाकी चीजें हैं 2r बी एच अपॉन म्यू नॉट इंटू एन, इसको बेसिकली हम लोग k कह देते हैं, और k कहलाता है रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन कन्वर्ट डिफ्लेक्शन इनटू करंट, है ना। उसके हिसाब से हम लोग कैलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर बेसिकली K हो जाएगा। Hence the reduction factor is defined as that current which when flowing through the galvanometer produces a deflection of 45 degree, ठीक है। This is constant for the galvanometer for a particular place only, और ऐसा क्यों, because it depends on the value of BH, है ना। BH जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने देखा कि जो BH है और साथ ही साथ जो वर्टिकल कॉइल है उसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो दोनों परपेंडिकुलर थी, जिसकी वजह से हम लोग क्या देख पा रहे थे, B इज इक्वल टू बी एच टैन थीटा। और फाइनली I बराबर कितना आ गया, K टैन थीटा, मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा हम लोग समझ सकते हैं कि I होगा, और इस तरीके से अपने को करंट का आइडिया लगता है। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ टैंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो हम लोगों को ये तो पता है कि I बराबर कितना था, K टैन थीटा। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा, DI विल बी इक्वल टू K सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास DI अपॉन I, है ना। अगर मैं DI अपॉन I की वैल्यू चेक करूं तो वो आ जा रही है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टैन ऑफ थीटा। तो देखिए बच्चों यहां से अपने पास अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जा रहा है ट्वाइस ऑफ डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा, है ना। तो बच्चों ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या चाहेंगे कि ये जो DI अपॉन I हो जितना छोटा हो उतना अच्छा है ना। Hence in order that DI upon I be as small as possible for the same value of d theta, तो उस केस में अपने को क्या चाहिए होगा, we must have कि sin 2 theta should be as large as possible, है ना। अगर DI upon I को मिनिमाइज करना है तो sin 2 theta को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा। और ये कब हो सकता है, जब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री, मतलब कि थीटा कितना हो जाए 45 डिग्री। तो उस केस में सेम डी थीटा पर अपने को DI अपॉन I की वैल्यू क्या आएगी, कम से कम आएगी, मतलब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ना, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर है, वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा। क्लियर है ये बात। तो हेंस इट इज डिजायरेबल टू हैव द डिफ्लेक्शंस क्लोज टू 45 डिग्री। पर बच्चों एग्जैक्टली 45 डिग्री तो हम लोग हमेशा नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग एटलीस्ट ये मेक श्योर करते हैं
कि इट इज एडवाइज्ड, है ना, दैट व्हेन यूजिंग अ टैंजेंट गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन शुड बी इन बिटवीन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ओनली, है ना। उससे ज्यादा अगर हम लोग वेरी करेंगे अगर एंगल्स को तो थोड़ा सा ये एक्यूरेसी में फर्क आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं 45 डिग्री पर, है ना, एक्यूरेसी को अगर 100% मानूं तो रिलेटिव एक्यूरेसी एक्चुअली फॉल्स टू 50% फॉर डिफ्लेक्शंस ऑफ 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो इतनी बुरी एक्यूरेसी हो जाती है जब हम लोग एंगल को कैसा ले लेते हैं, 15 डिग्री या 75 डिग्री जैसा। तो इसीलिए एडवाइज्ड क्या है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री, है ना, यही थीटा रहे तो बेहतर है। तो बच्चों नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की, तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज मेजर्ड बाय द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिट करंट, है ना। तो बेसिकली सेंसिटिविटी क्या होता है, वो होता है डी थीटा अपॉन डी आई। तो हम लोग डी थीटा अपॉन डी आई अभी अभी निकाले थे और उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन के सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन के टाइम्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। इस तरीके से तो मैं सेक स्क्वायर थीटा को लिख ही सकता हूं। तो यहां से देखिए डी थीटा अपॉन डी आई, है ना, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 1 अपॉन के बाहर है ही ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टैन थीटा को और मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आई अपॉन के। तो यहां पर हो जाएगा आई अपॉन के इसकी पावर 2। क्लियर है। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सेंसिटिविटी इज लार्ज फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ के एंड आई। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अ मैग्नेटिक डाइपोल इज फ्री टू रोटेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। और पहला पार्ट है टॉर्क इज मैक्सिमम, दूसरा पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विद डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, और आखिरी पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो बच्चों यहां पर आपको ये पता होगा कि जैसा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, वही काम हम लोग करेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। तो जैसे टॉर्क की बात हो रही है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर टॉर्क बराबर हो जाएगा m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। कहां से आया ये, तो बेसिकली हमें पता है कि टाउ वेक्टर बराबर होता था m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो यहां से टाउ बराबर एम बी साइन थीटा आ गया। अब टाउ मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर टाउ मैक्स साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1, है ना। और उस केस में क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि m वेक्टर अगर ऐसा है तो b वेक्टर ऐसा होना चाहिए, है ना, उसके 90 डिग्री एंगल पर। इस केस में जो टॉर्क है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट में बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विथ डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। तो बेसिकली टाउ बराबर हम लोगों ने देखा था वो होता है एम बी साइन ऑफ थीटा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा, डी टाउ बाई डी थीटा, जो कि कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एम बी कॉस थीटा। अब इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है ना, इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है तो कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा, 1। क्लियर है ये बात। और कॉस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तब क्या होगा, डी टाउ बाय डी थीटा इज मैक्सिमम। क्लियर है ये बात। इसका मतलब कि इस बार जो टॉर्क है ना, यहां पर जो टॉर्क का रेट ऑफ चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, वो मैक्सिमम तब आएगा जब कुछ ऐसे हो, है ना, कि लेटर से कि एम वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर भी ऐसा ही हो। मतलब कि एम वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है। अब बच्चों तीसरा केस लेते हैं जिसमें बोला गया पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो हमें पता है u बराबर होता है माइनस ऑफ m वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो बेसिकली ये कितना आ जाता है, यहां से u आ जाता है माइनस m इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जो कि क्या और लिखा जा सकता है, m इंटू बी इंटू माइनस कॉस थीटा। अब हमारे को समझ में आ रहा है कि ये u जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला टर्म क्या हो जाए, मैक्सिमम, मतलब कि ये 1 हो जाए। तो इसका मतलब कॉस थीटा को होना पड़ेगा -1। तो कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू -1। ऐसा कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि
अगर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं इस तरीके से, है ना, यहाँ पर मान लीजिए मैं इसे कह रहा हूं कि ये m वेक्टर है, तो b वेक्टर को कुछ ऐसा होना पड़ेगा। दोनों के बीच में एंगल बेसिकली कितना होना पड़ेगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, व्हेन बोथ आर एंटी पैरेलल। क्लियर है ये बात? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट suspended freely has a period of oscillation of 4 seconds. What will be the period of oscillation if the magnet is broken into two halves? और किस तरीके से तोड़ा गया इसे, such that कि वो लेंथ उनकी जो है पीसेस की वो हाफ हो जाए, and one of the pieces is made to oscillate in the same field. तो देखिए बच्चों यहां पर अपने को बोला गया कि थिन है ना, ये रेक्टेंगुलर मैग्नेट जो है ये थिन है और ये फ्रीली सस्पेंडेड है, ठीक है, ताकि ये जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या कर सकता है, उसके अलोंग अलाइन हो सकता है, ठीक है। तो उसे अगर डिस्टर्ब किया गया तो वो क्या करता था, वो 4 सेकंड के टाइम पीरियड से ऑसिलेट करता था। अब उसे तोड़ दिया गया दो हाफ्स में, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये m था, यहाँ पर माइनस m था, तोड़ देने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस m और यहाँ पर हम लोग प्लस m कह सकते हैं। तो मतलब बेसिकली दो मैग्नेट्स यहाँ पर अपने को दिख रहे हैं। तो अब इसके एक हिस्से को निकाल करके हम लोग अब उसे उसी फील्ड में क्या करवाना चाह रहे हैं, ऑसिलेट करवाना चाह रहे हैं। तो आपको ये याद होगा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ I अपॉन m इंटू बी। क्लियर है ये बात? तो अगर मैं टी डैश की बात करूं तो सोचते हैं कि क्या क्या चीजें अब आएगी। I जो है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मास आधा हो गया और बेसिकली लेंथ भी आधा हो गया, है ना। यहाँ पर थिन रेक्टेंगुलर मैग्नेट बोला है, तो मतलब बेसिकली हम लोग इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोल सकते हैं, I बराबर बोल सकते हैं ml स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल m क्या है, मास है, ठीक है ना। तो अगर स्मॉल m मास है तो आप देखिए कि m भी जो है वो आधा हो गया और l भी जो है वो भी आधा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर I डैश लिखूं तो I डैश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I अपॉन 8। क्यों? क्योंकि मास भी आधा, लेंथ भी आधा। तो बेसिकली यहां पर क्या आ गया, फैक्टर 1/8 का फैक्टर आ गया। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय एम बी। अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी हाफ हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से हम लोगों ने काटा तो लेंथ हाफ हो गई। ऑल्दो पोल स्ट्रेंथ वही रहा लेकिन लेंथ तो हाफ हो गई। तो कैपिटल M के बदले अब क्या लिख देंगे, कैपिटल M/2, और B तो चलिए वही है ना। तो अब अपने को कंपेयर करना है, तो चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, टी डैश अपॉन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और बेसिकली देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या रह जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर टी डैश में आ जाएगा I अपॉन 8 अपॉन m अपॉन 2 और इधर आएगा b और इधर क्या आ जाएगा I अपॉन m इंटू बी। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर m से m, I से I और b से b, ये सब कैंसिल आउट हो गया। तो बच के आ गया हमारे पास अंडर द रूट ऑफ, है ना। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया, राइट। तो ये बन गया 1/4। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि टी डैश बराबर क्या आ जाएगा, t/2। और बच्चों अपने को t दिया हुआ था 4 सेकंड, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकंड, है ना। तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 सेकंड, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2 बार मैग्नेट्स ऑफ द सेम लेंथ and breadth having magnetic moments m and 2m are joined together pole for pole suspended by a string. The time of oscillation of the assembly in a magnetic field of strength capital B is 3 seconds. What will be the period of oscillation if the polarity of one of the magnets is changed and the combination is again made to oscillate in the same field? तो देखिए बच्चों यहाँ पर अपने को 2 बार मैग्नेट दिए हुए हैं जो फिजिकली जो है सेम दिख रहे हैं, है ना। लेंथ वाइज, मास वाइज, उन सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस फर्क किस चीज का है, फर्क यहां पर है कि एक का मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है और एक का मैग्नेटिक मोमेंट 2m है ना। तो इसका मतलब कि ऐसे मैं लिख सकता हूं, यहां पर स्मॉल m, यहां पर माइनस m। तो दूसरे के लिए क्या लिख देंगे, यहां पर 2m और यहां पर -2m, तभी तो ऐसा हो रहा होगा। अब इनको पहले केस में पोल फॉर पोल ज्वाइन करा गया, मतलब कि इस तरीके से ज्वाइन करा गया है, ठीक है। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि लिखा है कि पोल फॉर पोल सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, मतलब कि देखिए किस तरीके से इनको ज्वाइन करा गया होगा।
इन दोनों को चिपका दिया गया इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद एक स्ट्रिंग से लटका दिया गया होगा, जैसे कि एक पेंडुलम होता है ना। पेंडुलम में क्या होता है, यहाँ पर बॉब रहता है ना, तो यहां पर बस आप सोचिए कि उस बॉब के बजाय क्या है, इस बॉब के बजाय यहां पर ये कॉम्बिनेशन है ना, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग मैग्नेट इस तरीके से ज्वाइंट है, एक का है m और -m और एक का है 2m और है -2m, कुछ इस तरीके से इसे लटका करके रख दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों जब इस तरीके से रखा गया है ना, तब बताया गया है यहां पर कि जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द असेंबली था वो कितना था, 3 सेकेंड। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई नेट, है ना, इसको आई नेट लिख देता हूं, अपॉन एम नेट इंटू बी। क्लियर है ये बात। तो इसकी वैल्यू बेसिकली अपने को दे रखी है 3 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग सोच सकते हैं यहां पर कि डेटा क्या क्या भर सकते हैं, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ, अगर एक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आई कह रहा हूं, है ना, तो बेसिकली दोनों का आई ईच होगा और मिला करके ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, एम नेट से। तो देखिए नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, एक का है कैपिटल एम, एक का है 2m, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली एम नेट आ जाएगा 3m और यहां पर आ गया b। तो ये वैल्यू अपने को दे रखी है 3 सेकेंड के बराबर। तो चलिए एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास। अब दूसरे केस में बच्चों क्या करा गया है, दूसरे केस में बस इतना चेंज करा गया कि यहां पर है ना, यहां पर जैसे कि जो पॉजिटिव था उसे नेगेटिव कर दिया गया और जो नेगेटिव था उसे पॉजिटिव कर दिया गया किसी एक में। तो अब आप देखिए कि ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है एक तरफ की कितनी हो गई, सिर्फ और सिर्फ m हो गई, राइट। तो अब मैं नया t डैश कितना लिख सकता हूं, t डैश में लिख सकता हूं 2 पाई अंडर द रूट ऑफ, अब आई नेट कितना हो जाएगा, देखिए फिजिकली तो कोई चेंज नहीं आया है तो मैं आई नेट अभी भी लिखूंगा 2i, लेकिन अब जब m नेट की बारी आएगी तो नेट डाइपोल मोमेंट अब सिर्फ और सिर्फ m रह जाएगा, तो m इंटू बी। क्लियर है ये बात। तो अपने पास देखिए कि जो t डैश जो अपने को निकालना है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो बच्चों अगर मुझे t डैश निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा। तो t डैश अपॉन 3 देखिए कितना आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पर रह जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा mb और ऊपर आ जाएगा 3mb। तो बेसिकली ये हो गया 3mb अपॉन mb, तो ये हो गया √3, है ना। तो हमारे पास t डैश कितना आ गया, ये आ गया 3√3 सेकेंड्स। और देखिए कितने आसानी से हम लोग पहुंच गए अपने फाइनल आंसर पर। ऑलराइट, चलिए बच्चों तो अब आ जाते हैं हम लोग आज के लेक्चर के आखिरी सवाल पे। सवाल है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, है ना, आपको याद होगा वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर बात देखी है। A vibration magnetometer consists of two identical bar magnets placed one over the other such that they are mutually perpendicular and bisect each other. The time period of oscillation in a horizontal magnetic field is 4 seconds. If one of the magnets is taken away, find the period of oscillation of the other in the same field. तो बच्चों आपको याद होगा कि किस तरीके से वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में हम लोग मैग्नेट को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करते हैं। तो अगर मैं इस बार टॉप व्यू देखूं तो इस बार ये क्रॉस के शेप का आ गया। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पर बार मैग्नेट एक साथ रखे हुए थे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके हैंग करके, है ना, यहां से धागा लगा हुआ था ऊपर की तरफ और इसे क्या किया गया था, इसे ऑसिलेट करने के लिए अलाउ किया गया था, ठीक है। तो ये अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, और साथ ही साथ ये अफेक्टेड किस फील्ड से होता है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए यहां पर हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड का तो एक ही फॉर्मूला है, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई नेट अपॉन एम नेट इंटू बी, ठीक है। और बी यहां पर कौन सा आएगा, बी यहां पर बी एच आएगा। अब देखिए अगर मैं एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करूं तो आई नेट कितना लिख दूंगा मैं। आप देखिए यहां पर कि दोनों तो सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना। बेसिकली जो एक्सिस है वो कौन सी है, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दे रहा हूं O, तो आप समझिए कि इस स्क्रीन को पियर्स करती हुई एक एक्सिस है जो कि O से पास कर रही है ना। तो इसके अबाउट अगर मैं देखूं तो दोनों के दोनों जो बार मैग्नेट्स हैं, है ना, इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, बेसिकली ऐड होगा।
तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि आई नेट विल बी इक्वल टू 2i, जहां पर i मैं किसी एक का कह रहा हूं, तो 2i डिवाइडेड बाय, अब m नेट कितना हो जाएगा? तो चूंकि इस बार हमारे को ये समझ में आ रहा है कि दोनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं, है ना, और दोनों के वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। जैसे अगर एक की वजह से ऐसा है तो दूसरे की वजह से ऐसा आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? अगर एक का मैं m कह रहा हूं तो समेशन जो है वो हो जाएगा √2 टाइम्स m, और यहां पर मैं BH लिख दूंगा, ठीक है। अब सोचते हैं बच्चों कि अगर एक को हटा दिया जाए तो t डैश क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ, अब तो एक ही है तो सिंपली i लिख देंगे, अपॉन m, सिंपली m आ जाएगा क्योंकि एक ही है, और यहाँ पर BH आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर दोनों को फिर से एक ही काम बार बार करते आ रहे हैं कि दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो t डैश अपॉन t, इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है? आइए देखते हैं। t डैश अपॉन t जब करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, और क्या बच जाएगा यहाँ पर? IMBH, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है अपने पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ, है ना, अंडर द रूट ऑफ, इसमें क्या आ जाएगा? 1/√2, है ना, रूट के अंदर भी यहाँ पर रूट आ रहा है, तो बेसिकली ये बन जा रहा है 1/2 की पावर 1/4, ठीक है। तो बच्चों इसके आगे हम लोग देख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज कि अपने को सवाल में क्या दिया हुआ था कि जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है वो कितना है, वो अपने को दिया हुआ था 4 सेकेंड। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि टी डैश जो है वो आ जाएगा 4/2 की पावर 1/4 सेकेंड, और अगर इसको कैलकुलेट करूं तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 3.36 सेकेंड। क्लियर है ये बात? तो यही बच्चों हमारे इस सवाल का जवाब हो गया, एंड आई होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।